नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वोट चोरी के मसले पर विपक्ष के सवालों के सामने बीजेपी किस कदर घबराई हुई है, इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण कल लोकसभा में अमित शाह ने पेश कर दिया। आपने देखा, अमित शाह पहले तो राहुल गांधी के टोकने पर जोर से चिल्लाकर अपनी बात रखने लगे और फिर अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस पर अब बीजेपी की खूब खिंचाई हो रही है। राहुल गांधी ने तो कल ही बता दिया था कि अमित शाह का चेहरा देखिए, वो डर गए हैं। आज फिर राहुल गांधी ने बताया कि अमित शाह मेंटली प्रेशर में थे, मानसिक दबाव में आकर क्या हालत हो गई थी अमित शाह की। राहुल गांधी की जुबानी आई, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी आज कल के बारे में। सुनिए जरा। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी बता रहे हैं कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। राहुल ने यह भी बताया कि मैंने वोट चोरी से जुड़ी जो बातें कही उसका गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने के लिए जो सीधा चैलेंज किया उसका भी कोई जवाब उधर से यानी अमित शाह की तरफ से आया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी की दुखती रग है, ये आप जानते ही हैं। नरेंद्र मोदी ने तो 11 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जैसा उनका हाल है आगे भी वो नहीं करेंगे, ये तय है। अमित शाह कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आते हैं, लेकिन पत्रकारों को जवाब देना है या नहीं देना है ये खुद ही तय करते हैं। जैसे कल लोकसभा में उन्होंने यानी अमित शाह ने कहा था कि मैं तय करूंगा कि मैं किस क्रम में बोलूं। दरअसल हुआ यह था कि राहुल गांधी खड़े हुए और राहुल गांधी ने कहा कि जब अमित शाह मेरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इतनी बातें कर रहे हैं तो चलिए लेट्स हैव अ डिबेट ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑन माई प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो मैंने किए हैं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने एटम बम और बाकी यानी चुनावों का में जो धांधली हुई है, चोरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है, उसका खुलासा किया है, उसी पे डिबेट कर लेते हैं। इसके बाद अमित शाह नाराज हो गए और किस कदर नाराज हुए कि उन्होंने यह कहा कि मैं क्या बोलूंगा, किस क्रम में बोलूंगा, यह मैं तय करूंगा। आइए जरा सुन लीजिए कल क्या कह रहे थे अमित शाह, सुनिए। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, कैसे तमतमा गए, कैसे तिलमिला गए यहां अमित शाह, आप समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या था, जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Yes. Please. तो यहां पर चैलेंज दे रहे थे सीधे सीधे राहुल गांधी कि अमित शाह जी, आई चैलेंज यू कि आप लेट अस हैव डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो मैंने पिछले दिनों 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। वैसे ही जैसे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तय करते हैं कि कौन पत्रकार उनसे सवाल पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, वही रिफ्लेक्शन कल यहां दिख रहा था कि मैं अपना क्रम खुद तय करूंगा। खैर, आप भाषण दे रहे हैं, आप ही तय करेंगे कौन आपको कब क्या बोलना है, लेकिन फिर भी जब आप सामने वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं,
तो फिर जवाब सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और ऐसे में अगर राहुल गांधी जैसे अकेले पत्रकारों के सामने खुले सवालों के साथ उन्हें बैठा दिया जाए तो क्या होगा, शायद इसकी कल्पना से ही बीजेपी हड़बड़ा रही होगी या हड़बड़ा जाएगी। खैर, राहुल गांधी का चैलेंज न मोदी स्वीकार करेंगे और न ही अमित शाह, लेकिन विंटर सेशन में वंदे मातरम और चुनाव सुधार, इन दोनों पर चर्चा भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी की तरफ से जितने भाषण दिए जा रहे हैं सब में उनके इतिहास की पोल तो खुल ही रही है। इतिहास और भारत के समाज को लेकर उनकी समझ की पोल भी खुल चुकी है। साथियों, आपको याद होगा कि वंदे मातरम पर चर्चा के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी रचना है वंदे मातरम, उन्हीं यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके लिए बंकिम दा का शब्द का इस्तेमाल किया था। बंकिम दा इस शब्द का इस्तेमाल किया और इस पर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी। अब टीएमसी सांसद सौगत राय ने कैसे मोदी से माफी की मांग की है, ये जरा उनकी बात सुन लेते हैं। सौगत राय क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या ये तो प्रधानमंत्री का इग्नोरेंस दिखाता है कि बंकिम बाबू को हम बंगाल में ऋषि बंकिम कहते हैं और उसको बंकिम दा कहता है प्रधानमंत्री। ऐसा पाड़ा का लड़का है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो तो अपने बयान को बदल लिया लेकिन माफी नहीं मांगा। तो अपने बयान को बदल लिया लेकिन माफी की मांग। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हम बंगाल में ऋषि बंकिम कहते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंकिम दा कहते हैं, जैसे वो किसी पाड़े में रहने वाले छोटे लड़के हैं। पाड़ा मतलब एक किसी गांव मोहल्ले में रहने वाले एक छोटे से लड़के हों जिनको आप ऐसे बंकिम दा कह रहे हैं। उन्होंने अपने बयान को बदल लिया है, ये कह रहे थे अभी आपने सुना सौगत राय, और लेकिन माफी नहीं मांगी। माफी मांगी जानी चाहिए, ये बात टीएमसी सांसद ने कही है। बंगाल चुनाव के पहले मोदी ने बड़ी हसरतों से वंदे मातरम को मुद्दा बनाया था, लेकिन जैसे पिछले चुनाव में दीदी और दीदी कहना भारी पड़ गया, इस बार क्या बंकिम दा कहना भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। वैसे ममता बनर्जी तो अभी से बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सख्ती दिखा रही हैं। आज ममता बनर्जी ने नादिया जिले के कृष्णा नगर में एक रैली में अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि देश का गृह मंत्री खतरनाक है। देश का गृह मंत्री खतरनाक है। उनकी आंखों में ये साफ दिखता है, एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन। एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन दिखता है। सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। यहां सीएम बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो मैं धरना दूंगी। पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा। वे वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले एसआईआर करवा रहे हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने खुद अभी तक अपना गणना पत्र नहीं भरा है, यानी एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने और आगे क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है। सबसे लास्ट में देखिए, क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है, ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी के लिए। तो ममता बनर्जी के ये तीखे तेवर बता रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल में टिकना काफी मुश्किल हो सकता है आने वाले चुनावों में। वैसे भी ममता बनर्जी अपनी जिद की कितनी पक्की हैं, ये देश ने सिंगूर में उनकी भूख हड़ताल के वक्त देश ने देख ही लिया था। सिंगूर आपको पता होगा। बहरहाल एसआईआर का मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। चुनाव आयोग भी जिस तरह तारीखों में बदलाव कर रहा है, उससे बीजेपी ही सही साबित हो रहा, बीजेपी के सामने विपक्ष ही सही साबित हो रहा है। आप याद कीजिए कि पहले 12 राज्यों में 4 दिसंबर तक ही फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। फिर कम समय होने की शिकायतें बढ़ी और बीएलओज पर बोझ बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो यह तारीख 11 तारीख तक कर दी गई, यानी आज तक कर दी गई। आज 11 दिसंबर है और आज आखिरी तारीख थी। और आज फिर चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए नई तारीखें बताई हैं। अब तमिलनाडु में, यह देखिए फॉर्म, राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में फॉर्म भरने की तारीख जो है
वो अब 14 दिसंबर 2025 कर दी गई है और प्रकाशन की तारीख यानी जो फर्स्ट ड्राफ्टेड लिस्ट आएगी वो 19 तारीख कर दी गई है, 19 दिसंबर तमिलनाडु में। इसके बाद आप आइए, तमिलनाडु के बाद गुजरात आइए। गुजरात में फॉर्म भरने की तारीख 14 दिसंबर है, वही जैसे तमिलनाडु में है, और प्रकाशन की तारीख हो गई है वही 19 दिसंबर। इसके बाद मध्य प्रदेश आइए। मध्य प्रदेश में फॉर्म भरने की तारीख 18 दिसंबर कर दी गई है और 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को वहां लिस्ट आएगी जो ड्राफ्टेड लिस्ट है। और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आइए आप, तो छत्तीसगढ़ में भी फॉर्म भरने की तारीख अब 18 कर दी गई है और उसके बाद 23 दिसंबर को यहां भी प्रकाशन होगा। अंडमान और निकोबार में फॉर्म भरने की तारीख 18 दिसंबर है, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और यहां पर प्रकाशन की तारीख यहां भी यानी ड्राफ्टेड लिस्ट की तारीख जो मतदाता सूची है उसकी तारीख 23 है, 23 दिसंबर 2025। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की तारीख 26 दिसंबर कर दी गई है, कहां 14 कहां 18, लेकिन उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर। और ड्राफ्टेड लिस्ट जो आएगी वो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2025, मतलब ये साल का आखिरी दिन, उस दिन SIR का हाल भी GST और नोटबंदी जैसा हो रहा है, जिसमें बार बार नियम बदले गए हैं, क्योंकि बीजेपी सोच समझकर फैसले ले ही नहीं सकती। आपने अभी देख लिया कैसे संचार साथी ऐप के साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें बार बार उसे बैकफुट पे जाना पड़ता है बीजेपी को। वैसे संसद में अब भी बीजेपी खुद को सही बता रही है, हालांकि इससे विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। आज भी संसद में चर्चा हुई। कल अमित शाह ने राहुल गांधी के सारे सवालों के गोलमोल जवाब दिए और आज इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने बड़ा हमला बोला है और कि बीजेपी दूसरे तरीके से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के वोट काटना चाहती है। सुनिए जरा चंद्रशेखर को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर उनके बयान की तारीफ नहीं करेंगे तो मेरे बयान की तारीफ थोड़ा ही करेंगे। भाई, अपनी पार्टी के लीडर की बयान की तारीफ कौन नहीं करेगा। और जब वो बयान जिस तरह के आक्रोश में तमाम सवालों को ढकने के लिए था, वो भी हम लोगों ने देखा। किस तरह जब सवाल खड़े हुए, जितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शन में, इतना खर्च होने के बाद तो गरीब का बेटा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और हमने बहुत सारे रिफॉर्म की बात की। कल मुझे पहली बार तकलीफ है कि जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया तो मुझे पार्लियामेंट में बोलने से रोक दिया। मैं उनके एक कोट को दोहराना चाहता था, जो ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर की 4-4 बच्चों को कुर्बानी से वोटिंग राइट मिला है। और इसी वोटिंग राइट की वजह से उन बस्तियों में जहां गंदगी है, जहां कीचड़ है, जहां रास्ते नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां कॉलेज नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है, उन बस्तियों में भी बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े नेता चुनाव के समय जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट। तो जो वोटिंग राइट है ये हमारी शक्ति है। इसको छीनने का प्रयास इस तरह SIR के जरिए किया जा रहा है। इस पर जो सवाल थे उसका जवाब तो सरकार नहीं दे पाई। तो मैं तो ये समझता हूं कि सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के वोटिंग राइट को जो सामने से नहीं छीन पा रही थी, अब वो SIR के जरिए छीनना चाहती है। इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ चाहे सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़े, या हमने भी कहा SIR अगर कराना है तो पर्याप्त समय तो हो। पहले SIR हुआ है, 6-6 महीने का समय होता। आप इतनी तेजी क्यों कर रहे हैं? कुछ छिपाना चाहते हैं क्या? जिस तरह से लगातार फर्जी वोट बढ़े हैं और कमजोर वर्गों के वोट काटे गए, ये चिंता सब का मन में चिंता है कमजोर वर्गों के कि उनका वोटिंग राइट बचेगा नहीं बचेगा। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जेम्स फोर्ड सुधार समिति के बाद 1935 तक जितनी डिबेट्स हुई हैं, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले व्यक्ति थे। उस समय 15% लोगों को वोटिंग राइट था और वो भी संपन्न स्वर्ण जाति के लोग थे, गरीब स्वर्ण भी नहीं था, और उसमें भी सिर्फ पुरुष थे। तो बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को और कमजोर वर्गों को वोटिंग राइट मिले, बालिग लोगों को, इसके लिए बहिष्कार हितकारिणी सभा से मेमोरेंडम दिया और लगातार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में भी बाद में लगातार वो इसको प्रोटेक्शन करते रहे। भारत अकेला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। जर्मनी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी ऐसा अपने यहाँ नहीं कर पाया। किसको 20 साल बाद दिया, किसने 30 साल बाद दिया। भारत अकेला ऐसा देश है। इसलिए महिलाओं की वोट का प्रोटेक्शन हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की वोट का प्रोटेक्शन हो, और संविधान को पसंद करने वाले हर व्यक्ति की वोट का जो है प्रोटेक्शन हो। इसलिए हम लोग जो है पार्लियामेंट में सरकार से सवाल कर रहे हैं।
तो अभी आप सुन रहे थे यहां पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर जो अपनी बात रख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें, और खुद को गरीब का बेटा बताकर 3 बार के सीएम रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खूब सहानुभूति बटोरी, लेकिन असल में गरीबों के हित की बात आए तो पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही बात यहां चंद्रशेखर ने कही है। चंद्रशेखर की बात से यही जाहिर हो रहा है। आज चर्चा हो रही थी उसी एसआईआर पर, उसी चुनाव सुधार पर राज्यसभा में, और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह जब अपनी बात रख रहे थे तो संजय सिंह और आसंदी पर बैठे हरिवंश दोनों के बीच जबरदस्त नोक-झोंक देखने को मिली। मामला यही चुनाव सुधार का है, लेकिन जब वहां चुनाव सुधार और एसआईआर की बात आती है तो आसंदी पर बैठे हुए जो वहां अधिकारी हैं, चाहे वो सभापति हो, उपसभापति हो, चाहे यहां लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हों, वो क्यों तिलमिला जाते हैं, वो क्यों रोकने लगते हैं? एक नमूना देखिए, एक उदाहरण देखिए जरा, संजय सिंह को सुनिए। पर उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए, वो 42,000 वोट काट दिए गए। मान्यवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रही है? आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है? दिल्ली में पूरी तरीके से आपने चुनाव का घपला किया, जिसका हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी। एक ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए शाहदरा में एप्लीकेशन दी थी। 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 48 वोट कटवाने की एप्लीकेशन जनकपुरी में। सर चुनाव की गड़बड़ी, सर सर चुनाव की गड़बड़ी, क्या सर चुनाव की गड़बड़ी पे हम नहीं बोल सकते? सर फिर हमारा टाइम जा रहा है, सर फिर हमारा टाइम जा रहा है। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, आपका समय जा रहा है क्योंकि आप विषय से बाहर बोल रहे हैं। सर आप बताइए, चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता? आप चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पे नहीं बोल सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स के पक्ष और विपक्ष में हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे होगा जब गड़बड़ियां नहीं बताएंगे? सर उन चीजों के बारे में जब गड़बड़ियां बताएंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होगा? संसद में उठा चुके हैं जिन चीजों को। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, एक सेकंड प्लीज। सर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में अगर सदन को आपको नहीं बताऊंगा सर, तो उसका रिफॉर्म्स कैसे होगा? तो दिल्ली में अगर एक गड़बड़ी हुई है, जरूर आप बोले, ये आपका अधिकार है, पर स्पेसिफिक जो उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में पहले आप उठा चुके हो, अमान्य हो चुकी है चीजें। प्लीज नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप सर आपका समय जा रहा है, प्लीज कम ऑन द सब्जेक्ट। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं, तो सुन रहे थे आप, यहां पर दिल्ली की बात हो या उसके बाद इन्होंने बिहार की भी बात रखी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। जब चुनाव सुधार की बात हो रही है तो चुनाव में हुई गड़बड़ियों के बारे में उसको इंगित अगर ना किया जाए, उसके बारे में बात ना बताई जाए, तो फिर आखिर सुधार की बात क्या कर सकते हैं? और यही बात यहां संजय सिंह कह रहे थे। तो आप देख लीजिए कि कैसे विपक्ष को दबाने की कोशिश होती है। आप सदन के अंदर रहें या सदन के बाहर रहें, और खासकर जब चुनाव में आप रहें, तो चुनाव में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाता है? उस ढंग के मैदान तैयार होते हैं, समतल मैदान, जहां पे दोनों पक्ष बराबरी से मुकाबला कर पाए। 10,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं को बिहार में पहले से दे दिया जाता है। जिनको नहीं मिला उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि वोट दे दो, उसको बाद में हम आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डलवा देंगे। जब वोट खरीदना ही है, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मशीन में कुछ गड़बड़ियां पैदा करके उसमें गड़बड़ियां करना ही है, जब वोटर लिस्ट में से उन लोगों के नाम हटाने ही हैं जिन लोगों के नाम जो आपको वोट नहीं करते हैं, ऐसी तमाम तरह की काउंटिंग के समय कुछ और गड़बड़ियां करनी है, ऐसी सारी चीजों को अगर आप लेके आएंगे तो चुनाव तो आप ही जीतेंगे।
और उसके बाद जब चुनाव सुधार की बात होगी वहां पे आप बोलने नहीं देंगे, तो फिर क्या देश किस दिशा में जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच राहुल गांधी के नए दांव में कैसे फंसी है बीजेपी, यह चर्चा जरूरी है, इसलिए कि डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना। यह तिनके का सहारा क्या है, इस चर्चा में अभी हम निकाल के लाते हैं कि तिनके का सहारा क्या है। राहुल गांधी की बात हम यहां क्यों कर रहे हैं? कल के उस बाइट को हमने राहुल गांधी और अमित शाह की बाइट को आपको क्यों दिखाया, यह भी समझेंगे।